चलो आप सब जल्दी से, क्या कर रहे थे हम सब? बातचीत करते रहता है खाली। आगे बढ़े। सुनो, कल हम लोगों ने एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ निकाला था ना। एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला याद हो गया? चलिए फिर फटाफट से एक हेडिंग डालिए। तो लिखिए, लिखो लेटरल शिफ्ट। एक फॉर्मूला लिखूंगा, उसको याद रखना है, ठीक है? लेटरल शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। देखो छोटा सा चीज है, आप लोग स्लैब समझते हैं? अरे देखा होगा आइस का स्लैब बना होता है, क्यूबॉइड के फॉर्म में नहीं होता है, सिल्ला। खैर सुनो, ओए ध्यान दो सब। देखो आपका स्लैब वैसे 3D में तो ऐसा कुछ होगा, मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा। देखो, अच्छा स्लैब किसका बना होगा, कौन से मटेरियल का? ग्लास। स्लैब किस मटेरियल का मान के चलेंगे? ग्लास। अगर आपको इसका म्यू नहीं दिया रहेगा तो आप ग्लास का लेंगे, ठीक है? ग्लास स्लैब होता है ये। सुनो, इस तरीके से कुछ होता है, ये ग्लास का बना हुआ। लेकिन आप समझो, मैं हर बार फिगर 3D में नहीं बनाऊंगा, फिगर को 2D में बना के ही समझाया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ होगा। अगर ये ग्लास का है, ग्लास स्लैब है, तो बोलिए इसका म्यू कितना? 1 पॉइंट। तो हर बार ऐसे नहीं बनाना अपने को, हमें क्या समझना है वो सुनिए। हमें सिर्फ ऐसे बनाना है एक स्लैब, ठीक है? आपको बोला जाएगा क्या कि इसमें अगर लाइट रेज को भेजा जाए, देखो अगर यहां पे कोई लाइट आपने ऐसे फॉल कराया, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, कल जो मैंने बताया था उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे, जब आप लाइट को ऐसे फॉल कराएंगे तो लाइट जब इसके अंदर जाएगा तो उसके एंगल बढ़ेंगे घटेंगे। अभी आप एयर में हो, अभी मेरा लाइट रे कहां है, कौन से मीडियम में? और जब आप इसको ग्लास में लेके जाएंगे, जब इसको कहां लेके जाएंगे, तो आप मुझे बताइए क्या डेंसर मीडियम हो गया? और डेंसर मीडियम में इसका एंगल कम हो जाएगा। अगर यह एंगल आई है और यह एंगल आर है तो क्या वो कम हो जाएगा? अच्छा सुनो सुनो, एक स्टेप और, यहां से फिर लाइट निकलेगा। क्या ये ग्लास में एंटर कर चुका है? अब ग्लास से वापस, अच्छा बताओ अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना, ये आर है तो ये भी। अब ये लाइट जब फिर से वापस एयर में आएगा तो क्या उसी एंगल पे निकल जाएगा जितना एंगल पे पहले था? ये एंगल कितना? खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपको बताना था कि इसमें लेटरल शिफ्ट किसको कहते हैं, आपको यह समझना है। सुनो यहां देखना, लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है। इस रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। और ये कौन सा है? इमरजेंट। अरे जो सबसे आखिरी में निकल रहा है उस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे ही कहते हैं लेटरल। सुनना, इंसिडेंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये कौन सा रे? इंसिडेंट। और ये कौन सा? इमरजेंट। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। मतलब कोई आपसे पूछे लेटरल शिफ्ट क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड emergent rays. Yes or no? लिखिए डेफिनेशन, it is the perpendicular distance between, it is the perpendicular distance between, it is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. It is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. ये D का ना ऑब्जेक्टिव में वैल्यू पूछा जाता है, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। तो D का वैल्यू,
डी का वैल्यू टी, याद रखेंगे आप सब, कैसे प्रूफ हुआ वो सब किए थे बाद में, अब इसको उतना डिटेल में करने की जरूरत, फॉर्मूला याद रखिएगा, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। फिगर बना लो और दिखा दीजिए। एक मिनट, ये कौन सा रे? इंसिडेंट। और लास्ट वाला, दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? लैटरल शिफ्ट। बना दीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही है आपका लैटरल शिफ्ट। ओए, ये टी क्या है? स्लैब का थिकनेस। अरे टी क्या है? और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टी सेक आर साइन आई माइनस, कर लीजिए फटाफट, बना के दिखा दीजिए। कोई आपसे पूछ दे कि लैटरल शिफ्ट कितना होता है, तो आप बताइएगा टी सेक आर साइन आई माइनस आर। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, डेफिनेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला हो सके तो आप याद रखिएगा। स्लैब का थिकनेस हम कितना मान रहे हैं? टी, है ना? तो ये बहुत सिंपल था। इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऐसे भी लिखा रहता है एल एस, तो लैटरल शिफ्ट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेज आई, मुड़ गई, फिर रेज आपका आई एंगल से निकल गई बाहर, और आपका दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, वही डिस्टेंस है हमारा लैटरल शिफ्ट। जल्दी से लिख लो। एक और ऐसा ही पढ़ना है इसी स्लैब के बारे में, लिखिए शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, हेडिंग डालना है आपको, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। इसका भी आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है, अगर पूछेगा तो पूछता है 5 मार्क्स में, लेकिन आपको पूछा सीबीएसई में पूछा जाता है। लिखिए, तो आपको नहीं पूछेगा आपके बोर्ड में। लिखिए शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। अगला लिखो शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। ओए, इसको देखना, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना आप सब, मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूं, जिसको नहीं लिखना छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत। सुनो, अगर आपके पास एक स्लैब ऐसा है, वही स्लैब है जिसकी थिकनेस ये है, ऐसे रखा गया स्लैब को, कितनी थिकनेस, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, तो आपको कहेगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ से अगर कोई आदमी देखेगा तो उसको ऑब्जेक्ट अपने जगह पे दिखेगा या किसी और जगह दिखेगा? कल पढ़े थे ना, रिफ्रैक्शन की वजह से जहां ऑब्जेक्ट होता है वहां दिखाई, और रिफ्रैक्शन कब होती है? जब बीच में मीडियम आ जाए। तो मुझे बताइए, यह आदमी का मीडियम क्या है? एयर। थोड़ा समझ लो कम से कम टेक्निक, आदमी का मीडियम क्या है, और बीच में आपने स्लैब रखा जो ग्लास का है, बोलो क्या मीडियम चेंज हो गया? मीडियम चेंज हो गया तो क्या जहां ऑब्जेक्ट है वही दिखेगा या कुछ चेंज हो जाएगा? एपरेंट दिखेगा। तो जो आपको डिफरेंट दिखेगा वो कहां दिखेगा? तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां था और उसका फाइनल इमेज यहां बना, ये ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज यहां आपको बनता हुआ दिखा, तो मुझे बताइए क्या जहां ऑब्जेक्ट था और जहां इमेज है, क्या वो उन दोनों के बीच में कुछ गैप है? क्या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से शिफ्ट होकर दिख रहा है? तो इसी चीज को कहा जाता है क्या? शिफ्ट। और इस शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, कम से कम इतना सब लोग लिख लोगे, जो ऑब्जेक्ट यहां है, फाइनल इमेज यहां दिखता है, और वो जो शिफ्ट का फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है टी इंटू
पढ़े थे आप सब, 1-1/μ। लिख लीजिएगा इसको। आपको बोल देगा कि एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और उसकी थिकनेस ये है, तो बताइए उसमें कितना शिफ्टिंग होगा। एक मिनट, वैसे तो इसका प्रूफ करने वाले हम बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ होता है, जिसको नहीं लिखना हो मत लिखना, एक बार देख लेना सिर्फ। लेकिन ये फॉर्मूला हर इंसान को याद होना चाहिए। लेटरल शिफ्ट नहीं याद करोगे चलेगा, लेकिन ये नहीं याद करोगे नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा बताइए एक स्लैब का शिफ्ट क्या होता है, फॉर्मूला है T × 1-1/μ। आप समझे क्या शिफ्ट होता है? ऑब्जेक्ट है कहीं और जब इधर से देखेंगे तो वो दिखेगा, जहां दिखेगा वो उसका फाइनल इमेज होगा, और इसी दोनों के बीच के गैप को कहते हैं क्या? शिफ्ट। ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज में कितना का गैप है, उतना शिफ्ट कर गया। यस और नो? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं इस पे, आप एग्जांपल कर लीजिए एक दो, फिर मैं इसको दिखाता हूं प्रूफ करके आपको फटाफट। लंबा चौड़ा प्रूफ है इसका, काफी टिपिकल है, बट चलो आप देख लो एक बार। नहीं, मैं कर दूंगा बहुत आसान तरीके से, पहले इसको लिख लो आप। एक स्लैब को रखने पे अगर एक तरफ आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया और दूसरे तरफ से आप देख रहे हैं, तो कितनी शिफ्टिंग हो जाएगी उसकी? फॉर्मूला होता है T × 1-1/, इतना शिफ्टिंग होगा। जैसे एग्जांपल लिखो, लिखिए फाइंड आउट शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। जल्दी से मैं दो क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ खुद से। फाइंड आउट शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है 40 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखा गया, बताइए इसका शिफ्ट क्या होगा? और एक और कर लो, एक स्लैब है जिसका थिकनेस है 100 सेंटीमीटर और इसका म्यू है 1.2 मान लीजिए, बताइए इसमें कितना शिफ्ट होगा? यहां पे भी शिफ्ट का फॉर्मूला में बैठा दो, क्या हो जाएगा? इसका म्यू दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया रहेगा, क्या करोगे? जब म्यू नहीं दिया रहे तो किसका लेंगे? स्लैब जनरली किसका बना होता है? ग्लास का। लगा दीजिए। स्लैब को आपको ग्लास को मान के चलना है। जैसे आपको लेंस दिया जाएगा, क्वेश्चन में म्यू नहीं देता है, तो आपको ग्लास लेना है ना? लगाइए फॉर्मूला। T × 1-1/μ। T है 40, 1-1/μ कितना? ग्लास के लिए 1.5 यानी 3/2। मैं पॉइंट में रखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं लिख रहा हूं 3/2। कितना आ गया देखो, 3 - 2 हो जाएगा 1। आंसर आया 40 × 1/3 यानी कितना? 40/3 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में आया मतलब आगे शिफ्ट हुआ है, माइनस में आता मतलब? खैर आपको प्लस में ही आएगा, टेंशन न लो, आपका ये माइनस में नहीं आएगा। मैं ये बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस में भी आता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज यहां बना तो प्लस में आएगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ इमेज यहां बन गया होगा फाइनल, तो ये शिफ्ट आपका निकला है। अगर माइनस में आता मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे जाके बन गया कौन? फाइनल इमेज। खैर बोलो इसका खुद निकालो। सेम फॉर्मूला T × 1-1/μ लगा दीजिए। यहां पर T है 100, 1-1/μ कितना है? 1.2। रख दीजिए, पॉइंट यहां से हटा के यहां ले जाओ। 100 कितना हो गया ये? 2/12। यस और नो? कर दीजिए सॉल्व। 100/6 यानी अच्छा सुनना, ये म्यू किसका है? स्लैब का। अरे म्यू किसका है? और ये 1 दिख रहा है आपको? ये 1 पता है किसके लिए है? एयर के लिए। अगर मैं यहां का मीडियम बदल दूं, क्या बदल सकता हूं? हां, फिर ये 1 का वैल्यू भी मुझे चेंज करके, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता शिफ्ट का फॉर्मूला? T × 1-μ सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब।
अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपके बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में भी हमेशा ये 1 ही रहता है। हमारे सराउंडिंग में कौन सा मीडियम? एयर, इसलिए वहां पे 1 आ गया है और नीचे स्लैब का होता है। तो आपको प्रूव भी करने देगा तो यही देगा, यही ज्यादा फेमस है। बट मैं बोल रहा हूं कि अगर बोल दे कि एटमॉस्फेयर में वाटर मीडियम है तो आपको सराउंडिंग बदलना पड़ जाएगा, है ना। खैर ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट आप इतना समझ गए तो काफी है। फॉर्मूला याद हुआ सबको? छोड़ो इस न्यूमेरिकल को, कोई नहीं पूछने वाला है। फॉर्मूला स्लैब का शिफ्ट का फॉर्मूला T × 1 - 1 बाई, रट जाना है इसको। आई समझ? चलो इसको प्रूफ करें या नहीं करें? 2 मिनट लगेगा, कर दूं? जिसको नहीं लिखना और मत लिखना, कर देता हूं मैं जल्दी से। सुनो, ओए क्या है ये? एक स्लैब, यहां क्या है? ऑब्जेक्ट, और यहां पे है ऑब्जर्वर, उसको देखने वाला। ओए देखो ध्यान से, जल्दी से करता हूं तो ध्यान से सुन लो, बस हो जाएगा। या छोड़ दूं? वो तुम्हें पूछेगा नहीं कोई, वैसे छोड़ दूं। ओए सुनो, कितनी रेज लेनी होती है? मान लीजिए एक रे ऐसे गया, सर ये रे तो कहीं मुड़ा ही नहीं। अरे क्योंकि ये नॉर्मल के लॉन्ग है, नॉर्मल के लॉन्ग कोई भी रेज मुड़ती? सुना, कितने बार रिफ्रैक्शन होगा? थोड़ा सा बता देता हूं, समझ लोगे तो समझ लो। ओए एक बार रिफ्रैक्शन यहां, अरे कितने सरफेस हैं? एक ये सरफेस और एक, सुनो, एक रिफ्रैक्शन मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, तो एक रिफ्रैक्शन ए वाले सरफेस पे और एक रिफ्रैक्शन, सुनना, यहां पर जब लाइट एंटर करेगा इस मीडियम में तो मुझे बताइए उसका एंगल ज्यादा या कम? कम। अरे यहां पे एंगल क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जो आपका मीडियम था ये आई, और इधर जो एंगल बन रहा है उसको क्या मान लिए? ये है आपका रेयर मीडियम और ये है आपका डेंसर मीडियम, में एंगल कम होता है ना। अच्छा ये कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 बार रिफ्रैक्शन करवाना है, मैं लिखता हूं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देख लो, आपको लिखना होगा तो लिखना, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है? क्या था? अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल टू μ2 बाई, ध्यान से देख लो, शायद आप समझ जाओगे बहुत इजीली। फॉर्मूला लिखने आता है सबको? देखिए, मान लीजिए कि यहां से यहां का डिस्टेंस है x, तो बोलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां लिखते थे? d डैश में या d में? तो मुझे d डैश निकालना है। d डैश, d का वैल्यू x। अरे समझ आया क्या? अपॉन, याद करो तुम्हें बताए थे, यहां पर किसका मीडियम लेते हैं? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारा किस मीडियम में है? अरे इधर का मीडियम क्या है? तो एयर के लिए यहां क्या रखें? और जो स्लैब में जिसमें रे जा रही है उसका मीडियम। अरे स्लैब का मीडियम हम क्या मान के चल रहे हैं? देखो बन गया फॉर्मूला। क्या आपका d डैश निकल गया? हो गया, 50% काम खत्म। यानी d डैश आपका निकला μx। d डैश क्या निकला? μx का मतलब समझे? x से अधिक है। x से अधिक का मतलब ये इमेज कुछ इधर जाके बना है, यहां। μx क्या है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है μx। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यही इमेज मुझे दिखेगा? ये नहीं दिखेगा। ये इमेज पहला बना है, कितनी बार रिफ्रैक्शन होगी? अब रे जब यहां पहुंचेगा तो क्या यहां फिर से रिफ्रैक्शन? अरे यहां फिर से क्या करेगा? तो ये रे जब यहां पे रिफ्रैक्शन करेगा, देखिए ये रे जब यहां पे रिफ्रैक्शन करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा ज्यादा एंगल पे, और ये जाके पीछे कहीं मिलेगा, और जहां मिलेगा वही फाइनल इमेज हमें दिखाई देगा। तो ये आगे चला गया ना, तो अब हम लिखेंगे कौन सा रिफ्रैक्शन? सेकेंड रिफ्रैक्शन। देखना, अगर आपको आ जाए समझ तो ठीक है, नहीं आ जाए तो आपको लिखने की भी कोई जरूरत। सुनना, इसको वैसे लोग टफ कहते हैं लेकिन मुझे तो नहीं लगा। ये फॉर्मूला सबको याद है? d डैश मुझे निकालना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x, यहां पे ऑब्जेक्ट है वो 1, जो हमारा स्लैब है उसका म्यू, निकल गया d डैश, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब दूसरे सरफेस की बात हो रही है, फिर से सेम फॉर्मूला, d डैश बाई d इक्वल टू μ2 बाई, फॉर्मूला वही लगने वाला है, एक तो फॉर्मूला हम जानते हैं सिर्फ। अब सुनो, यहां पर मुझे निकालना है d डैश। अरे हर बार क्या निकालना है? अपॉन d का मतलब क्या हुआ पता है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। बोलिए मुझे, इस सरफेस से I1 तक का डिस्टेंस, आप जानते हो ना, पहला इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहां से यहां बताइए, μx और यहां का थिकनेस मैंने कितना माना था? तो μx प्लस, रख दीजिए यहां, हो गया प्रूफ। अरे μx प्लस इक्वल टू, अब बताइए, सुना ध्यान से,
अब रेज कहां निकल रही है, निकल के कहां जा रही है, एयर में। तो जिसमें निकल के जा रही है उसको हम मानते हैं 1, मतलब μ2। रेज जा रही है तो μ2, और जहां से आ रही हो, तो जिस मीडियम में गई इधर का भी मीडियम क्या है, तो आपका जो μ2 है वो हो गया एयर, और μ1 मतलब जहां से आ रही है, स्लैब से आ रही है ना, तो उसके लिए क्या, देखो d डैश निकल गया। बोलो यहां से d डैश कितना होगा, देखो देखो, इसको ऊपर भेजूं, अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो सुनो, इसको जैसे ऊपर भेजेंगे तो μx प्लस t बाई म्यू होगा। μx बाई म्यू कितना बचेगा, x प्लस t बाई, देखो आप बिल्कुल प्रूफ के बहुत करीब हो, ये डिस्टेंस आपका निकल गया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना निकला, x प्लस टी बाई। अब लास्ट स्टेप मुझे निकालना क्या था, शिफ्ट, शिफ्ट को मैं s लिखता हूं, देखो शिफ्ट क्या होगा, यहां से यहां, तो मुझे बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस आपको पता है, ये है x और ये है t, तो यहां से यहां टोटल मैं लिखूंगा x प्लस टी। ध्यान देना, यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस ये t और ये x, तो x प्लस, अब मुझे घटाना है ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू तो अभी निकाले थे हम, ये वैल्यू क्या था, x प्लस टी बाई म्यू, इसको उसमें से घटा दीजिए और देखिए प्रूफ हो गया, माइनस ये हो जाएगा x माइनस टी बाई क्या म्यू, सॉरी प्लस था ना, x प्लस टी बाई म्यू, तो x प्लस टी बाई म्यू, देखो क्या होगा, x प्लस टी माइनस x माइनस टी बाई म्यू, x और x देखिए निकला t इंटू 1 माइनस 1 बाई, लेकिन आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत। कितना बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, 2 बार फॉर्मूला लगा के रख दिए, फाइनल इमेज आपको यह मिलेगा, और यही डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, शिफ्ट। यही अगर प्लस में आ जाए तो ऑब्जेक्ट के आगे बनेगा, और माइनस में आ जाए तो ऑब्जेक्ट के, बट आपका प्लस में ही आता है हमेशा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लिख लिया हो तो आप तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो छोड़ दो। और अगला आप लोग हेडिंग डालो, 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यहां सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना, प्रूफ करने की जरूरत, मेरा पर्सनल एडवाइस है, आप मत करना, सीबीएसई वाले जो होंगे उसको बोलना कर लेने के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा, स्टेट बोर्ड में नहीं पूछता है कहीं भी, तो बस फॉर्मूला लिख लीजिए काफी है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, तो नहीं लिखो, फॉर्मूला सिर्फ लिख लो, बिहार बोर्ड से हो ना तो नहीं लिखने की जरूरत है, सीबीएसई बुलाया तो लिख लेना। ओए नेक्स्ट, ओए ए बिहार बोर्ड, लिखने नहीं बोले थे, बात करने नहीं बोले थे, छोटा आईसीएसई बोर्ड में तो हर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिटिकल एंगल। ओए 2 चीज पढ़ाने वाला हूं, क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, बढ़िया से पढ़ के जाना, लिखो क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, जल्दी, लास्ट टॉपिक आपके प्लेन डिफ्रैक्शन का, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको फुल फॉर्म लिखना है लिख लो, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 अलग अलग टॉपिक है, इन दोनों का डेफिनेशन सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। किस दोनों का, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल। सुनो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, लेकिन मेन इसका डेफिनेशन याद रखना है। सबसे पहले आप लोग लिखिए क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, इसको डिनोट हम करेंगे, आई लिख देंगे और सी लगा देंगे, क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले तो समझो क्रिटिकल एंगल है क्या, सिंबल से आपको पता लग गया होगा, आई किसके लिए आप रिप्रेजेंट करते हो, एंगल ऑफ, तो क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ, अब सुनना कैसे, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उसको सुनना। यहां पर आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया, आपने लाइट को कितने एंगल पे, आई पे, तो क्या मेरा यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। मान लीजिए कि रेज का रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हो गया और ये बन गया आर।
जब आप किसी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या दूसरे मीडियम में कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है? यस। अब सुनना, ये एंगल ज्यादा बना है मतलब ये कौन सा मीडियम होगा? रेयरर। और जहां पे एंगल छोटा है वो कौन सा होगा? चलिए ठीक है। अब सुनना, अगर आप इस एंगल को इतना ज्यादा बढ़ा दो, किस एंगल को? एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दो कि ये क्रिटिकल बन जाए। अगर ऐसा बन जाएगा ना तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल कितना के बराबर हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आई से ज्यादा हो आर, और आर ज्यादा तभी होगा जब ये कौन सा मीडियम? रेयरर, और ये कौन सा मीडियम? तो सबसे मेन कंडीशन जो इसका याद रखेंगे, लाइट कहां से कहां पास होना चाहिए? डेंसर से, तभी तो R90 होगा। अरे R90 मतलब क्या, बहुत ज्यादा हुआ ना? तो R90 तभी हो पाएगा जब आप रेयर मीडियम में जाएंगे। अगर आप इसको डेंसर रख देंगे तो वो R का वैल्यू बढ़ने की वजह और घट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि R के वैल्यू को बढ़ाना, कहां तक लेके जाना? 90 तक। अगर आप इसको 90 तक लेके जाना चाहते हैं तो लाइट जाना चाहिए डेंसर से। कंडीशन पूछता है क्रिटिकल एंगल कब बनती है? जब लाइट पास करता है डेंसर मीडियम टू। और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, वो तो ये भी था। डेंसर टू रेयर में उतना ज्यादा होना चाहिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आर का वैल्यू कितना कर दे। अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब क्या डेफिनेशन होगा खुद बताओ? जब लाइट पास करे किस मीडियम से? डेंसर से रेयर में, इस तरीके से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, एंड लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दो कंडीशन फुलफिल हो गया तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे क्रिटिकल। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए। इट इज, लिखो, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is that angle of incidence at which, it is that angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree, at which angle of refraction, at which angle of refraction becomes 90 degree if, कंडीशन है साथ में, इफ लाइट पासेज फ्रॉम, इफ लाइट पासेज फ्रॉम, कहां से कहां? डेंसर टू रेयरर मीडियम। इफ लाइट पासेज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो एंगल बढ़ेगी, उसको बढ़ा के कहां तक लेके जाना है? 90 तक। अगर ऐसा हो गया तो हम उस एंगल को कहेंगे, मतलब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। याद हुआ? इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में है? डेंसर में। और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना वो किस में, और कितना बना? बना दीजिए फोटो। दोनों मत बनाना, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। ये है आपका क्रिटिकल एंगल जब आर का वैल्यू 90 होता है। ये बना दीजिए। कंडीशन याद हो गया कि लिखवाऊं? याद हो गया? ओए, इसके लिए कंडीशन क्या है? लाइट शुड बी पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू, खत्म। ये दो कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। ओके, फॉर्मूला बना दो इसका। नहीं बनाओ, वो वाला लिख लीजिए। चलो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बनाते हैं। किसका लॉ लगाएंगे? लगा दो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इसको मान लीजिए μ1 और इसको मान लीजिए, एक मिनट सुना, μ1 से अच्छा है क्या मानू पता है? म्यू डेंसर μd और म्यू रेयर μr, ताकि तुम गड़बड़ ना करो। ओए सुनो, क्या था स्नेल्स लॉ? साइन आई बाई इक्वल टू म्यू टू बाई, बताना
साइन आई मुझे निकालना है, उसको क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब आर का वैल्यू कितना हो जाए, तो आर 90 रख दिए, इक्वल टू म्यू2, मतलब जो म्यू2 मीडियम है वो कौन सा लेंगे, डेंसर रेयर, म्यू रेयर अपॉन म्यू। अब देखो यहां ध्यान से, साइन 90 का वैल्यू बोलिए, साइन आईसी का वैल्यू क्या हो गया, म्यू आर बाई, तुम्हें गलती ना हो इसलिए लिखवा दिया हूं, फॉर्मूला जब भी बैठाना हो तो दो मीडियम दिया जाए ना, तो ऊपर ऊपर रखना रेयर मीडियम को और नीचे खुद से निकल जाएगा वैल्यू, लिख लीजिए। कोई आपसे पूछे आईसी कितना यानी क्रिटिकल एंगल कितना, तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स म्यू आर बाई, ध्यान रखिएगा डेफिनेशन क्रिटिकल एंगल का, और ये फॉर्मूला अपने दिमाग में, पूरा प्रूफ आपको जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना ना। बताओ ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल, हाँ तो चुट्टा जब पढ़ा था पहले तब, अच्छा पहले बोला तो पहले बताए थे ना हम, अब बोला आप बात कीजिए, कुत्ता। ए ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, दो तीन रिजल्ट याद रखना, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, कितना डिग्री 42, डायमंड का 24, वाटर का 48 या 49, आप कुछ भी ले सकते हो। लिखा दूं, ये पहले लिखो, तीनों का क्रिटिकल एंगल याद रखिएगा, पानी का, ग्लास का और डायमंड का। क्रिटिकल एंगल से क्रिटिकल एंगल के बराबर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आपका जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन कितने डिग्री पे हो जाएगा, 90 पे। लाइट कहां से कहां पास करना चाहिए, डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। बढ़ू आगे, ए दो तीन लिख लो, तो साइड में लिख लो, बोलो क्रिटिकल एंगल 42 किसके लिए, ग्लास के लिए। बोलो क्रिटिकल एंगल 24 डायमंड के लिए। बोलो क्रिटिकल एंगल 48 या 49 ले सकते हो, किसके लिए, वाटर के लिए। फोर्टी टू डिग्री से ज्यादा अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस करवा दिया, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद हो जाता है क्या, TIR। क्रिटिकल एंगल तक तो आपका जो लाइट है वो सरफेस पर ही रहता है, एक बार आपने अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल दे दिया तो लाइट अपने आप यहां से और बढ़ने का कोशिश करेगा और वो बिल्कुल उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल, लिखिए अगला टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। डेफिनेशन याद रखिएगा TIR का भी, बाकी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख लीजिए, TIR। अच्छा इसका नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, दूसरे मीडियम में जाना या सेम मीडियम में लौटाना, सेम मीडियम में लौटाएगा। लिखो, इफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, TIR में लिखो, इफ लाइट पासेस फ्रॉम denser medium to rarer medium, if light passes from, यहां भी कंडीशन क्या है, denser medium to rarer medium at an angle
of incidence at an angle of incidence more than critical angle. एंगल हम किससे ज्यादा कर देंगे? more than critical angle. At an angle of incidence more than critical angle. Then रिफ्लेक्ट लिखो, देन लाइट रेज, ये भी वर्ड लिखी दो, देन लाइट रेज रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम. देन लाइट रेज reflects back into the same medium. This phenomenon is called TIR. This phenomenon is called TIR. ओए, मैंने क्या कहा? जब आप यहां पर ध्यान देना एक बार फिर से, ये कौन सा मीडियम? डेंसर. ये कौन सा? सुनना, 3 कंडीशन ले रहा हूं. अगर आपने कुछ एंगल आई रखा तो यहां पर कुछ रिफ्रैक्शन होगा. कितने पे? आपने क्या किया? ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा दिया. बढ़ा के कहां तक ले आए? क्रिटिकल तक. तो आपका आर बढ़ के कितना हो जाएगा? 90. लेकिन अभी आप नहीं माने और आपने आई का वैल्यू और बढ़ा दिया. अरे यहां पर जो आई है आपने क्रिटिकल एंगल से क्या कर दिया भाई? तब क्या होगा जानते हो? ये तो 90 तक आ ही चुका था, अब इसको भी बढ़ना पड़ेगा. और ये खुद को बढ़ाने के लिए अब ये बाउंड्री को तोड़ के उसी मीडियम में, और सेम मीडियम में जो आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. इसलिए इसका नाम पड़ गया टोटल इंटरनल. और सुनो, ये किसके लॉ को फॉलो करेगा? रिफ्रैक्शन के या रिफ्लेक्शन के? रिफ्लेक्शन के. क्योंकि रिफ्लेक्शन हो चुका है तो ये फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये एंगल आई था तो अब ये एंगल भी, और ये क्रिटिकल से ज्यादा है तो ये भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा. तो इसी को कहते हैं TIR. ये कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन है क्रिटिकल एंगल का. और ये कौन सा कंडीशन है? सेम मीडियम में लाइट आ गया. कौन सा कंडीशन? इसी को बोलते हैं TIR. एक मिनट, TIR होने के लिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा. और लाइट पास करना चाहिए डेंसर टू. लिख लीजिए. तो वही मैंने लिखवाया आपको. अब आपको जितना में समझ में आता है उतना लिख लो. अब तीनों लिखना है, तीनों लिख लो. एक लिखना है, एक लिख लो. इफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड TIR. हाँ, तीनों बना लो. जितना फोटो बनाओगे उतना अच्छा. खूब सारा फोटो बनाओ. क्रिटिकल एंगल होने के लिए मीडियम कहां से कहां होना चाहिए? अरे लाइट पास करना चाहिए डेंसर टू, और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. कंडीशन याद रहेगा. एक लास्ट बात, TIR किस लॉ को फॉलो करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लिख लो, लिखो तो जल्दी से फटाफट, ये पॉइंट नोट करके लिख लो. TIR फॉलोज. अच्छा, नहीं बनाया क्या फोटो? कई बार क्वेश्चन पूछा है, लोग सोचते हैं कि TIR में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगेगा, लेकिन ऐसी बात देखो, ओए बनाओ इसको. हो गया? चलो. तो आप मुझे बताइए, क्रिटिकल एंगल होने के लिए
अरे क्रिटिकल एंगल होने के लिए आई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, नीचे लिख लो तो कंडीशंस लिखे दो, फटाफट लिख लो, छोड़ रहा हूं बस हो गया। कंडीशंस, पहला कंडीशन, ओए क्या होना चाहिए? लाइट लिखो, लाइट रेज passes from, अरे लाइट passes from denser medium to rarer medium। लाइट कहां से कहां पास करता है? लाइट passes from denser medium to rarer medium। दूसरा, नंबर 2 क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। angle of incidence must be greater than critical angle। angle of incidence must be greater than critical angle। अच्छा ये बताओ, ये किसके लॉ को फॉलो करेगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? लिखिए, इट फॉलोज laws of reflection। it follows laws of reflection। यस और नो? कर लोगे? चलिए, ओए टीआईआर का कुछ एग्जाम्पल होता है, तो एक दो नाम लिख देता हूं, उसको डिफाइन बाद में कर लेंगे क्या? ओए, आपको हीरा चमकता हुआ दिखता है, किसके कारण? हीरे के अंदर क्या होता है? टोटल इंटरनल मल्टीपल टाइम्स टीआईआर होता है, जिसलिए वो आपको बहुत ज्यादा चमकीला। लिखिए, एग्जांपल लिख लो तो टीआईआर का। ओए, पहला लिख लीजिएगा, 2-3 एग्जांपल लिख लो टीआईआर का, पूछ दिया जाता है। क्या क्या? पहला, ए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अरे आपका जो डायमंड बहुत ब्राइटर दिखता है, वो किसके कारण? टीआईआर के कारण। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड किसके कारण होता है? ड्यू टू टीआईआर। यस और नो? नंबर 2, और भी एक दो एग्जांपल लिख लो। आप लोग नाम सुने हो ऑप्टिकल फाइबर? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो लिख लो, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी कौन सी प्रोसेस? टीआईआर। बाद में आपको लिखवा दूंगा इसका डेफिनेशन, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और कैसे बनता है। ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर भी क्या होता है? टीआईआर। तीसरा, आप लोग मिराज सुने हो? मिराज एक, नहीं पता है? जिसमें आपको पता है डेजर्टेड एरिया में या रोड पे कभी आपको पानी जैसा दिखेगा और वहां पे वास्तव में वहां पानी कोई अवेलेबल नहीं। सुना है क्या? ऊंट को रेगिस्तान में दूर देखने पर पानी दिखाई देता है, जब वो वहां पहुंचता है तो पानी, दिस इज एन इल्यूजन, भ्रम। अरे ये क्या है? लिख लीजिए, उसी को क्या कहते हैं? ए मिराज समझे क्या होता है? ए सड़क पे भी होता है। तुम सड़क पे जब जाओगे तो तुम्हें दूर में पानी दिखेगा, जब तुम उसके नजदीक जाओगे तब नहीं रहेगा। तुम छोटा है इसीलिए, गरीब आदमी को नहीं दिखता है। ओए, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, और कहां पे? काफी है। नहीं, एक और था कोई, छोड़ो हटाओ। ओए, डायमंड के स्पार्कलिंग में, ऑप्टिकल फाइबर में, और किस में? इन सब में हम इस्तेमाल करते हैं, आई मीन इस सब में कौन सी प्रोसेस होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, ये दोनों का डेफिनेशन पूछा जाता है। क्या? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? बोल दो ऐसे ही रैंडमली। अच्छा, मिराज क्या है? मिराज क्या है? बगल में लिख लो तो, एन ऑप्टिकल इल्यूजन। अरे भ्रम है ये, एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन, इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? बिना एनर्जी को लॉस किए ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से, वो होता है ऑप्टिकल सिग्नल। कल बताऊंगा आपको ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है।
इसके बाद डायमंड में स्पार्कलिंग कैसे होता है? एक मिनट ओए, टीआईआर से जो भी इमेज बनती है उसमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी चीज आपको ब्राइटर दिख रहा है तो उसमें कौन सा प्रोसेस है? टीआईआर होता है। ए, भाग रहा है सब, पढ़ा नहीं तू कुछ कुछ? ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, इस सब का डेफिनेशन लिखवा दूं? यस और नो? एक लिख लोगे, ऑप्टिकल फाइबर लिख लो कल, छोड़ो। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन देन लेंस। कल स्फेरिकल रिफ्रैक्शन और लेंस दोनों को प्रूफ करूंगा, है ना? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक समझेंगे। ओके